ठीक है। तो टोटल इंटरनल नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में जो होता था हम ये देखते थे कि लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे वाले मीडियम पे टकराता है, ठीक है, एंड देन फिर वहां से क्या होता है, वो वापस आ जाता है और दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करता है, ठीक है, सेम मीडियम में आ जाता है। एंड देन फिर उसके अपने रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, पहली तो वो तीन वाला है ही, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। और दूसरा रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होता है। ओके, ये होता था रिफ्लेक्शन में। और रिफ्रैक्शन में क्या होता था, जब लाइट आती थी एंड देन दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती थी, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। एंड देन उसके भी अपने एक रूल है। पहला रूल तो सेम है दोनों के लिए, आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जो रे होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा लॉ रिफ्रैक्शन के लिए अलग हो जाता है, स्नेल्स लॉ आ जाता है, जिसमें आपको याद होगा साइन आई बाई साइन आर म्यू का उल्टा होता है ना, ठीक है। अगर पहला ऊपर वाला मीडियम ए है, नीचे वाला मीडियम बी है, तो साइन आई बाई साइन आर म्यू बी बाई म्यू है, उल्टा चलता है ना। ओके, काफी सारा वक्त हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। लेकिन यहां देखो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना जहां पर रिफ्रैक्शन ना होकर के ऑटोमेटिकली वो लाइट जो है बेसिकली दूसरे वाले मीडियम में एंटर करता ही नहीं है, या फिर नहीं कर पाता है। उसको मौका मिला था जाने का लेकिन वो जा नहीं पाया, ऐसा सिचुएशन वहां पर था, वो दूसरे मीडियम में नहीं गया, वापस पहले ही मीडियम में आ गया। तो ये रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो सिंपली रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर एक नाम लगाया जाता है, क्या, टोटल, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में ही ये रिफ्लेक्शन भी होता है, क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं फिलहाल। चलिए जरा सा देखते हैं हम। पहली चीज तो ये समझना है, कभी भी कोई चीज हमें क्यों दिखाई देता है, कोई भी चीज हमें क्यों दिखाई देता है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ता है एंड देन वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें वो चीज दिखाई देता है, राइट। और अगर कहीं पे अंधेरा है, अंधेरा का मतलब वहां पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा एंड देन रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तो हमें वो चीजें दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए ये कॉइन है, यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, ओके, समझना थोड़ा सही से, ये कॉइन यहाँ पर नीचे है, राइट, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको ये कॉइन कब दिखाई देगी, किसी सोर्स से पहले इसके ऊपर लाइट पड़ेगा एंड देन वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आप तक पहुंचेगी, राइट। पिछले वाले केस में भी हमने ऐसे देखा था जब हम लोग अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की बात कर रहे थे। ओके, तो यहां पर जो लाइट दिखाई दे रही है वो कौन सी लाइट होगी, यहां से तो हर तरफ लाइट जा रही है, मतलब मिलियंस नंबर ऑफ रेज निकलेगी, हमें कुछ सिलेक्टेड रेज को ही देखना है सिर्फ। तो मान लीजिए यहाँ पे जो रे पहुंच रही है वो ये वाली पहुंच रही है, जो कि ऐसे ऐसे टर्न होकर के आ रही है। कैसे, ये लाइट यहाँ पे आई एंड देन ये मीडिया आ गया, दो मीडिया है, ऊपर वाला मीडिया, नीचे वाला मीडिया, और ये वाला एक इनके बीच का लाइन है जो दोनों मीडिया को सेपरेट करता है। एंड देन फिर ये दूसरी तरफ क्या हो गया, रिफ्रैक्ट कर गया। यहाँ पे इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। तो लाइट क्या होगी, जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसमें नॉर्मल से दूर चला जाएगा, डेंसर से रेयर में जाता है तो दूर जाता है, और रेयर से डेंसर में जाता है तो वो नजदीक चला जाता है, किसके, नॉर्मल के, है ना, वो होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दूर चला गया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो लाइट जो इधर जाना था इधर ना जाकर के इधर पहुंचा है, और ये बंदा जो यहाँ खड़ा है इसके पास ये लाइट पहुंच रही है, ठीक है, इसका मतलब इसको ये कॉइन दिखाई देगा। लेकिन दिखाई कैसे देगा, बंदा जो है उसका जो ब्रेन वो इसी हिसाब से मैप होता है कि वो अपने सामने फील करता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा। इसी वजह से डेंसर मीडियम में एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं चलता, तो हमने अपरेंट पोजीशन निकाला था लास्ट क्लास में, राइट। ये सारी चीजें पुरानी वाली। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ की बात करेंगे, यहाँ लाइट कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ लाइट पहुंचने के लिए ये वाली लाइट जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा था, तो यहाँ पर भी आपका आर जा रहा था, लेकिन यहाँ और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, फटाफट बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। आई क्या हो गया है, अब बड़ा हो गया। जब आई बढ़ेगा तो आर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
जब आर बड़ा हो जाएगा तो ये बंदे को और ऊपर दिखाई देगा, अपरेंट पोजीशन क्या हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, राइट। अब और इधर की बात करते हैं, एक ऐसे पोजीशन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पहले बीच की बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये यहाँ पे भी ये लाइट आएगी अंदर, और ज्यादा ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और ज्यादा घूम जाएगा, और ये करीब करीब इसका कहाँ दिखाई देगा, ये अप्रोक्सीमेटली ऊपर सरफेस के आसपास दिखाई देगा, ठीक है। और आगे आगे यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया, आपने क्या देखा, जैसे जैसे आई बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो रिफ्रैक्शन है ये धीरे धीरे रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा है, इधर की तरफ मुड़ते जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ आर क्या हो रहा है, बेसिकली बढ़ते जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है, ये लाइट ऐसे जाकर के पूरा सरफेस के पैरेलल हो जाता है, सरफेस के पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप खड़े रहोगे, आपके पास कोई लाइट नहीं पहुंच रही है, और यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको ये चीजें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब अपेरेंट डेप्थ जो है ना इसके ऊपर चला गया। ऊपर जाने का मतलब तो कुछ नहीं है, अगर ये पानी मान के चल लो तो ऊपर तो कुछ नहीं मिलने वाला, पानी का लेवल यहीं पे खत्म हो गया, तो हवा में तो होगा नहीं, इसीलिए। और उसका दूसरा यहाँ पे वजह ये है कि इसके पास लाइट ही नहीं पहुंच रही, इसका वो लाइट कहाँ चला गया, ये इधर की तरफ चला गया, ठीक है, लाइट ही नहीं पहुंची। अब देखिए क्या होगा, अब ये जिस एंगल पर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट ये पूरा का पूरा पैरेलल हो गया है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट पूरा का पूरा पैरेलल हो गया है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब और ज्यादा अगर आई बढ़ा दें तो क्या होगा, और ज्यादा आई बढ़ा दें तो क्या होगा। हमें ऐसा लगता है कि और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो ये जो पैरेलल जा रहा था ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। ये जैसे ही क्रिटिकल एंगल से आपका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो आप भूल जाइए आप रिफ्रैक्शन, वो टोटल का टोटल अब रिफ्लेक्शन वाला लॉ फॉलो करेगा। क्या होगा, वो लाइट ऐसे जाएगी, ये लाइट ऐसे जाएगी, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये आर और आई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्रिटिकल से जैसे बढ़ाओगे आप तो पूरा का पूरा किसको फॉलो करने लग जाता है, रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगता है, रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करने लगता है। जो लाइट इधर गई थी वो लाइट क्या हो जाएगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। इसका मतलब इधर आप खड़े रहोगे तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां से वो लाइट वहां पर पहुंची ही नहीं। उधर जो आने वाली लाइट थी वो क्या हो गया, वापस उसी मीडियम में पहुंच गया, वापस उसी मीडियम में पहुंच गया, राइट। तो जब लाइट रिफ्रैक्शन के बजाय दो मीडिया के प्रेजेंट में लाइट सेम मीडियम में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टोटल क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि इस रेंज में, अभी इधर की तो बात है ही नहीं, वैसा मटेरियल जहां पर भी लाइट निकलने की कोशिश करती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, हर जगह ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, वो लाइट बाहर निकलेगी ही नहीं, सारी की सारी लाइट अंदर ही ट्रैप रहेंगी। यहां जाएगा तो यहां आएगा, अगर यहां पर भी हुआ तो वापस यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और इसी के अंदर क्या होगा, वो घूमता रहेगा। एक बार एंटर करिए इस मीडियम के अंदर तो लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या फर्क है रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में क्या रहता है, रूल्स एग्जैक्टली सेम फॉलो होगा, ठीक है। लाइट अगर हम यहाँ पे ये मीडियम मान के चलते हैं, ऐसे होकर के ऐसे यहाँ पे पूरा बंद कर दिया हमने, और ये लाइट ऐसे गई और ऐसे आ गई, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाला केस है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जब लाइट यहाँ पे पड़ती है ना, और ये जो रिफ्लेक्ट करता है, ये लाइट के कुछ पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो मटेरियल क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। इसका मतलब इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी में क्या, कुछ तुम लोग भी बोलो, डिफरेंस मिलेगा। आउटगोइंग एनर्जी विल बी लेस देन द इनकमिंग एनर्जी। और अगर 5 बार रिफ्लेक्ट कर गया तो जाते जाते लास्ट में एनर्जी कुछ मिलेगा ही नहीं, आपका ऑलमोस्ट सारी इनकमिंग एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए कोई एनर्जी अब्जॉर्प्शन नहीं है, ये रूल के अकॉर्डिंग अपने आप इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये दूसरे वाले मीडिया, मतलब पहला और दूसरा मीडिया, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से ही ये बेसिकली अपने मीडियम में आता है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। और ऐसे में अगर इसको लाइट को इसके अंदर घुमाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा के, एक बार दिया तो वो एनर्जी रह ही जाएगी। अगर कहीं ना कहीं निकल गया थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, अदरवाइज वो 100% उसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है, उसमें कोई लॉस नहीं होता है। ओके, तो अब इसका यूज कहां होता है, यूज होता है
एक तो डायमंड देखा आपने, ठीक है, मूवी में तो कम से कम देखा ही होगा, ठीक है, और ऐसे अगर छोटा दिख ही जाता है कहीं ना कहीं अगर जाओगे तो आप किसी के पास, तो वो उसका खासियत आप लोग को पता होगा कि उसको अगर एक बार मतलब लाइट उसके अंदर पहुंच जाती है, बन जाती है, तो अंधेरा हो जाने के बाद भी वो ग्लो करता रहता है। क्यों? तो उसका जो शेप बनाया गया है उसको काट काट करके तराशा जाता है, अलग अलग शेप, हेक्सागोनल और ये इस तरह का उसका शेप दिया जाता है। तो हर जगह जहां पर भी लाइट, एक बार अंदर लाइट चली गई, फिर उसके बाद वो जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि उसका जो सरफेस का शेप इस तरह से दिया गया है कि हर जगह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो एक बार वो लाइट अंदर चली गई, अब वो जो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, एक बार इंटर की दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करेगी, तो जैसे दूसरे सरफेस पे जाएगा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, फिर वो उधर जाएगा, उधर से इधर, इधर से इधर, फिर अंदर ही वो क्या होता है, घूमता रहता है। तो वो लाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो चमकता रहता है। ओके, इसके अलावा और भी है, आजकल यूज है, ये फाइबर वायर देखा होगा आपने, इंटरनेट के लिए आजकल वही यूज हो रहा है, नाम सुना है? पहले तो कॉपर वायर होता था, ये गलियों में जो इंटरनेट देते हैं, आजकल फाइबर वायर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फाइबर में, उसने वो चेक भी अगर करता है कि कैसे, ठीक है, लेजर लाइट से अगर एक एंड में दिया है तो किलोमीटर लंबा भी होगा ना, दूसरी तरफ से वो लाइट निकल जाती है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, वो लाइट जो होता है ये जैसे पाइप टाइप का ही होता है, अगर वो छोटा देखो तो, ठीक है, अगर छोटा पाइप देखोगे तो कैसा रहेगा, वो सिलिंड्रिकल टाइप का ही रहता है। एक बार इसमें जब सिग्नल एंटर करेगा तो इसमें ये बाहर नहीं निकलेगा, इस मीडियम से बाहर वाले, फिर अंदर ही क्या होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है, ऐसे 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 करके फिर वो जाता रहेगा। जितना एंटर किया है दूसरे एंड से उतना ही निकलेगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो इसी फाइबर वायर के हेल्प से आज पूरी दुनिया में इंटरनेट, बेसिकली इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड है वो भेजा जाता है विदाउट एनी लॉस के। पहले तो ये कॉस्टली होता था, तो सिर्फ जो मेन मेन स्टेशन होते थे वहां पे होता था, ठीक है, लेकिन अब तो घर घर आ गया, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉस्ट कम हो गया टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ने की वजह से। तो इसमें भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का। रिफ्लेक्शन, वही क्वेश्चन आता है कि इतना मेहनत क्यों कराएं हम, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं करा दें। तो रिफ्लेक्शन में तो 5-10 रिफ्लेक्शन के बाद ही आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें 100% आपका वापस वो घूमता रहता है, मिलता रहता है। तो एंट्री पे जितना दोगे एग्जिट पे उतना ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए और ये डायग्राम बनाइए, एंड देन फिर कैलकुलेशन करेंगे हम इसके लिए। पहले आईसी निकालेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल आप हुक्म कीजिए और बताइए। पीछे वाला जला था, ये ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा किसी को, ठीक। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो लाइट होती है उसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाता है सेम मीडियम में, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाता है सेम मीडियम में। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
क्या कंडीशन होगा इसके लिए आप देख करके बता सकते हो? मीडियम के बीच में क्या कंडीशन होगा? कोई कनेक्ट कर सकता है इसको? मीडियम्स के बीच में क्या कंडीशन दिख रहा है आपको? बताइए, एनीवन? थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना स्टार्ट करो भाई। हाँ बोलो मोहित। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैं तो अभी पूछ रहा हूं कंडीशन क्या है हमारे पास यहां पे मीडियम के बीच में, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना हो तो क्या कंडीशन दिख रहा है? डायग्राम आपके सामने है साक्षी। थोड़ा सा क्रिटिकल सोचने की कोशिश करो। मीडियम्स के बीच में क्या कंडीशन होगा अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना चाहेंगे कहीं पर? तो आकांक्षा क्या लग रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराएंगे तो लाइट को हमें रेयरर से डेंसर में भेजना पड़ेगा या डेंसर से रेयरर में भेजना पड़ेगा? हाँ, रेयर से डेंसर। पक्का? फिलहाल देखो क्या हो रहा है अभी, लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर। चलो मानते हैं रेयरर टू डेंसर अगर करना है, बहुत तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा है, ऊपर रेयरर है और नीचे क्या है? डेंसर है। दिस इज द नॉर्मल वन। ओके, ये लाइट आई, ये इंसिडेंस है ना, तो ये रिफ्रैक्शन किधर होएगा? ये कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब हम रेयरर से डेंसर करा रहे हैं। ओके, अब बताओ हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं इस लाइट को अपने ही मीडियम में वापस करना चाह रहे हैं। इसका मतलब आर को क्या करना चाह रहे हैं? हम बढ़ाना चाह रहे हैं। आर को बढ़ाने के लिए हमें आई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अरे कम करेंगे तो और फिर वो नजदीक चला जाएगा। इधर आई कम करेंगे तो आर तो और कम हो जाएगा, इसलिए आई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। और बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते इसके भी आसपास भी कर देंगे तो कहां पहुंचेगा? यहां तक पहुंचेगा। ये कभी उस मीडियम में जा पाएगा नहीं, क्योंकि आर जो है हमेशा आई से क्या होता है? छोटा होता है। आर आई आपने 90 भी कर दिया फिर भी आर आपका वहां तक नहीं पहुंचा, तो कभी पॉसिबल है इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना? नहीं। लेकिन डेंसर से रेयरर में आप जाते हो तो छोटा सा आई के लिए आपको क्या मिल रहा है? बड़ा आर मिल रहा है ना? इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आई और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आर क्या हुआ? और थोड़ा सा बढ़ गया। आई और कर दिया तो आर थोड़ा सा और बढ़ गया। आई और थोड़ा सा बढ़ाया तो आर और बढ़ करके यहां पे आ गया। इससे थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए ऑलवेज डेंसर से रेयरर में करना पड़ेगा। और क्या इसका मतलब ये है? जिस मीडियम में आप लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं, ऊपर से जो आप दूसरा मीडियम दोगे वो हमेशा क्या रहेगा? रेयरर रहेगा। तो अगर हम वो फाइबर वायर की बात कर रहे थे ना, जिसमें लाइट अंदर जा रही है आ रही है, जैसे ये है ना, ये फाइबर वायर है, छोटा लेवल पे देखोगे तो सिलिंड्रिकल होगा। ये लाइट ऐसे ऐसे क्या हो रही है? अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। इसके बाहर जो मीडिया होगा, ये जो बाहर मीडिया होगा है ना, इसके ऊपर जो एक लेप लगा हुआ होगा जो लाइट को बाहर नहीं जाने दे रही है, वो कैसा मीडियम होगा? अंदर से अंदर डेंसर होगा और बाहर क्या होगा? बाहर रेयरर होगा। ठीक है, तो अंदर की जो वो बनी होगी, चाहे जिसका भी बना हो, ग्लास का बना हो, चाहे जिस चीज का भी बना हो, जिस मीडियम का भी बना हो, जो लाइट को ट्रेवल करने देता है, उसके बाहर जो एक लपेटा लगाया होगा इसके बाहर, वो रेयरर मीडियम होगा, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। कभी भी आप रेयरर से डेंसर में लेके जाओगे तो कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजना पड़ेगा। समझ आई बात? चलिए रूल लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इसमें।
अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या अप्लाई करना है हमें? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या होता है स्नेल्स लॉ? यहां पे करते हैं हम लोग किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए, ये हमारा आई है, ये हमारा आर है, तो साइन आई, फटाफट बताना, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू 1। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भैया, जब तक बताओगे नहीं तुम लोग। स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। ये लाइट किधर से किधर जा रही है? इधर से इधर जा रही है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन एंगल्स साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा ये? म्यू बी बाय म्यू ए या म्यू ए बाय म्यू बी? सब कोई बोलो, बताओ। है? क्या होगा जिया? साक्षी है? आज क्लास स्टार्ट करते ही पहले मैंने वही बात करी थी स्नेल्स लॉ का। क्या होता है? जो एंगल्स का रेशियो लेते हैं जिस मीडियम का, जब हम म्यू का रेशियो लेते हैं तो वो क्या होता है? उसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। साइन आई साइन आर, साइन आई कौन से मीडियम में? इधर नीचे वाले। साइन आर किधर है? उस मीडियम में। तो ये क्या होगा? म्यू बी बाय म्यू ए, म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए बाय म्यू बी होगा कि नहीं? और तुम लोग ऐसे करते हो यार, हैं? ध्यान यही रहना चाहिए बस। देखो ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ के चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप क्रिटिकली थोड़ा बहुत नहीं सोचोगे। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? म्यू ए बाई म्यू बी। ये याद करने का अपना तरीका है, इसमें उल्टा चलता है ये। अब क्रिटिकल एंगल के लिए सोचो आप, क्रिटिकल एंगल निकालना है। आई सी किसके लिए निकालना है? क्रिटिकल के लिए। फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पता है ना? वैसा इंसिडेंस एंगल जिसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। इंटरफेस जो है दोनों मीडिया का, इंटरफेस उसके पैरेलल हो जाता है। तो उस वक्त आई कितना है? आई है आई सी के बराबर। और आर कितना है? फटाफट बताओ, आर कितना है? 90 डिग्री। इसको अप्लाई कीजिए, साइन आई सी डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री, और उधर क्या हो जाएगा? म्यू ए बाय म्यू बी। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। तो साइन आई सी जो होगा वो साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए बाय म्यू बी। अब देखिए ये रेयरर मीडियम है। अगर हम रेयरर मीडियम को एयर मान लें, क्या मान लें? चलो यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, वरना फिर तुम लोग को सब्र नहीं होगा, फटाफट पहले लिखना स्टार्ट कर दोगे। मैं ये चाहता हूं कि बच्चे तुम लोग खुद अपने से करना स्टार्ट कर दो, इस तरह से समझ जाओ हर चीज को। हाँ, सारे आ जाएंगे, डेरिवेशन भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आएंगे, थ्योरी भी आएगा। तीन घंटे का टेस्ट होगा पूरा। और कौन आएगा लेने के लिए? हाँ, फिजिक्स का है। मैं तो फिजिक्स का ही बात करूंगा भाई। पहली बुक पूरा, मतलब हाफ ईयरली टाइप जैसे आता है ना, 80 मार्क्स के क्वेश्चन 3 आवर्स के, सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा जैसे एग्जाम होता है। चलो हो गया यहां तक? ठीक है, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू बी। अब अगर रेयरर मीडियम आपका एयर है, क्या मान लेते हैं? इफ रेयरर मीडियम, जरूरी नहीं है कैसा हो, रेयरर मीडियम एयर है। क्या है? रेयरर मीडियम एयर है, मतलब म्यू ए कितना हो जाएगा? एयर का कितना लेते हैं हम लोग? म्यू 1 हो जाता है। एयर का हम लोग क्या लेते हैं? म्यू 1। और डेंसर मीडियम कुछ भी है, जो भी है, यहां पे ग्लास लिया है इसने, डेंसर मीडियम कुछ भी है, सिंपली कर देते हैं म्यू। सिंपली क्या है? म्यू। डेंसर मीडियम क्या है? म्यू है। तो साइन आई सी कितना के बराबर हो जाएगा? साइन आई सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो अगर कोई अंदर वाला मीडियम है, बाहर एयर है, तो वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए और उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा,
जिसमें बाहर एयर रखा है, तो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि ग्लास है, ग्लास का आई थिंक होता है 1.33 होता है, ग्लास का कितना होता है 33। पहले ये नोट कर लो तुम लोग, उसके बाद बताता हूं मैं। नोट कर लो फटाफट, ये समझ में आ गया ना। इफ रेयर मीडियम इतना, इसके बाद वो लिखना साइन आईसी कितना हो जाएगा 1/μ। तो कुछ भी ले लिया ऐसे म्यू, डेंसर मीडियम को हमने म्यू मान लिया है, चाहे जिस चीज का भी होगा उसका म्यू का वैल्यू होगा अपने आप। ठीक है, तो अब साइन आईसी कितना हो जाएगा 1/μ हो जाएगा। अब इसी में ये डेंसर मीडियम मान लिया, सपोज कर लिया कि डेंसर मीडियम जो है म्यू है 4/3, कितना है 4/3, तो साइन आईसी अब कैलकुलेट कर सकते हो ना, कितना हो सकता है 1/4/3, ये कितना हो जाएगा 3/4। ओके, अब आईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/4। इस तरह से आप हर मीडियम के लिए आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। अब ये क्रिटिकल एंगल पता चल गया, तो आपको पता चल गया कि अगर हम ये यहाँ पे ग्लास रखेंगे तो कितना एंगल पे ये लाइट जाना चाहिए कि आपका क्या हो जाएगा, लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का, राइट। तो आईसी आप कैलकुलेट कर लोगे, इससे ज्यादा एंगल पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लाइट अंदर ही आ जाएगा। फिर समझ में आया कुछ? हाँ, जैसे हमने मान लिया बाहर एयर है, बाहर एयर है और अंदर कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू है, और उस म्यू का वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लिया 4/3 है, तो 4/3 रख करके हमने क्या निकाल लिया, क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए इस क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, कितना आ गया, फॉर एग्जांपल मान लिया 70 डिग्री, एग्जैक्टली ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 3/4 का कितना आता है, 70 डिग्री। मान लीजिए कि ये 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल है। इसका मतलब इस मीडियम और एयर के बीच में अगर हमें इसी मीडियम में लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो लाइट का इंसिडेंस एंगल 70 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। अब मतलब 71, 72, 75, 80 जितना पर भी करना हो तो टोटल लाइट क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहां से ये क्रिटिकल, तो क्रिटिकल एंगल वो मिनिमम एंगल है जहां से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली स्टार्ट होने वाला है ना, क्योंकि वो जस्ट यहाँ पे 90 बना रहा है। जैसे भी थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, हल्का सा भी, मतलब 0.001 भी कह सकते हो, वो जैसे ही बढ़ाएंगे तो लाइट ऐसे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्मूथली ऐसे ऐसे आएगा, डायरेक्ट अब इंटरनल वो जो रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करेगा। तो यहां से क्या हो रहा था, आपका लाइट धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ा था, जैसे जैसे इधर बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ऐसे आने के बाद जैसे आया था वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, ये बीच में गैप आ जाएगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करेगा, अंदर भी स्मूथ नहीं आएगा, डायरेक्ट जैसे ही इस प्लेन के पैरेलल आएगा उसके उससे ज्यादा जैसे एंगल बड़ा हो गया वो फौरन रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो अब आपके पास अगर म्यू दिया रहेगा या रेयर डेंसर दोनों का दिया रहेगा तो आईसी निकाल सकते हो, और एयर और डेंसर का दिया हुआ रहेगा तो उस तरह से भी निकाल सकते हो, तो दोनों आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दे रखी होगी बिल्कुल, हाँ दे रखी होगी। ये वाला ऐड कर देना जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, आईसी से किसी भी बड़े एंगल पे क्या हो जाएगा, पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ये दिखाया था, इससे थोड़ा सा भी बड़ा करोगे तो ये रिफ्लेक्शन वाले रूल को फॉलो करेगा। चलो ये वाला ऐड कर लो एक लाइन। नहीं, वो तो आपको सॉल्व करना, डाउट है, हम हैं यहाँ उसके लिए। बिल्कुल, यू आर वेलकम। चलो हो गया, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये ऐड कर दिया ना, तो आई इज ग्रेटर देन आई सी है, तो अब ये सेम एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करेगा। ठीक है, लिख दोगे तो लिख दो, वरना समझ तो गया, वो क्लियर है। ठीक है, कंडीशंस ऐड कर लीजिए, हमने ऑलरेडी बात करी है इसके बारे में। इंसिडेंट रे मस्ट बी किस में रहेगा, डेंसर में रहेगा, और डेंसर से किस में जाने वाला है,
रेयर में तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो दो कंडीशन से ऐड कर लीजिए। कार्तिक का एग्जाम है क्या? हाँ। तो तुम लोगों का एग्जाम क्या दशहरा बाद होगा? एक बार कहेगा कि ये लो अब करो, पूरा बुक है। चलो हो गया, कंडीशन ऐड कर लिया। याद रखिएगा लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। अच्छा, म्यू के बारे में पता है? व्हाट इज म्यू? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे अभी, हम दूसरा बुक में आ गए हैं आज। हैं? वो तो मैग्नेटिज्म में म्यू होता है, परमिएबिलिटी। यहां वाला म्यू बताओ। हैं? अभी जो म्यू देख रहे हैं हम लोग, क्या है? परमिएबिलिटी है ये म्यू? क्या है? क्या है म्यू? अरे जहां से फेंक के मारूंगा फिर मैं। हैं? बार बार बोलो, सेकंड बुक है अब ये। वो मैग्नेटिज्म में होता है परमिएबिलिटी, वो भी परमिएबिलिटी। हाँ, परमिटिविटी तो एप्सिलॉन होता है यार, तुम भी ठीक है। हाँ बोलो, यहां म्यू को क्या कहते हैं? किसी ने कुछ बोला पीछे से, क्या कहते हैं? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि लाइट डेंसर में, रेयरर में। अच्छा, डेंसर रेयरर हमेशा दो मीडिया के बीच का होता है। जिसका ज्यादा है म्यू का वैल्यू वो डेंसर हो गया, जिसका म्यू का वैल्यू कम है उसको क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। बट व्हाट इज म्यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू? बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू? ऊपर अलग ही करवाया था मैं, बस अभी भूल गए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू? हाउ टू कैलकुलेट म्यू? बताओ। आप लोग भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। साइन है भाई, वो तो स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ में वहां म्यू यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में म्यू क्या है? म्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और क्या? एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लिखिए इसको, कहीं पे लिख लीजिए कम से कम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग वी डाल देंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आप बताइए, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? हाँ, फौरन आंसर दे रहा है भाई। इक्वल की बात हो सकती है क्या मीडियम में? कभी स्पीड की लाइट सी के बराबर हो सकती है? नहीं। चल तू बता दे, उधर क्यों उंगली कर रहा है? क्या होगा इसका रेशियो? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1? ग्रेटर देन 1 नहीं, तो लेस देन 1 नहीं है। रोशनी क्या होगा? भाई तो ऐसे करोगे तो कोई भी टीचर तुम लोग को बेवकूफ बना के चला जाएगा फिर तो। थोड़ा सा सोचो भाई, क्रिटिकली कुछ तो सोचो। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम?
ये मैक्सिमम है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है कहीं पर? तो किसी और मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, रिड्यूस होगा कि बढ़ जाएगा? रिड्यूस ही होगा ना। अरे बाबा, आप एयर में दौड़ रहे हो, हवा में दौड़ रहे हो, फिर आपको पानी में दौड़ाएगा, स्पीड कहां ज्यादा होगी आपकी? और जैसे ही पानी में एंटर करोगे आपकी स्पीड, तो लाइट के साथ क्या होगा, जब वो हवा में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, हवा में ज्यादा तो हल्का सा कम होता है, जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली सेम मान के चलते हैं। लेकिन जैसे दूसरी मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। किसका वैल्यू ज्यादा होगा, सी का या वी का? सी का। तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इतना सोचने में तुम लोग टाइम लगाते हो, कैसे जेई और नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई? हैं? बहुत सिंपल सा। अब मेरे को एक और बता दो तुम लोग, इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला। अभी हमने निकाला था इसके लिए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, फटाफट फिर से बताना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या, म्यू ए बाई म्यू बी। इसको वेलोसिटी के टर्म में निकालो आगे। हाँ, अब मैंने म्यू बता दिया है आपको। अरे अनस थोड़ा सही से बैठो, सो जाए क्या? है? निकाल के दिखाओ मेरे को, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। हाँ, अरे करके दिखाओ मुझे, ऐसे बोलोगे तो मुंह से पता नहीं चलेगा। करो करो फटाफट। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू बी। हालांकि यहां जी ले रखा है वो ग्लास का, लेकिन हम बी मीडियम लेकर के चल रहे, तो फिर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड? ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, थोड़ा सा भी सोचोगे ना, हल्का सा 5% लगाओगे हो जाएगा। दिखाओ, यहां करो ना, अच्छे से करो तो। अरे एक्स्ट्रा नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई का पार्ट है ये। तो फाइनल निकालो इसको। अरे मैथ में तुम्हें ये नहीं पता कि ये बराबर के सामने कहां पे आता है? फिर हाँ, करो करो उसको। सही किया है, थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ो। हाँ, क्या पक्का? ठीक है ठीक है। नहीं हुआ किसी का और आका? वी बी बाई वी ए, ठीक है। आया वी बी बाई वी ए सबका? तो थोड़ा सा क्रिटिकली सोचने की कोशिश करो। म्यू ए हो जाएगा सी बाई वी ए, और म्यू बी क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी बी, वो ऊपर चला जाएगा, सी सी कट जाएगा, क्या बचेगा, वी बी बाई वी ए। आप जो एक्सपेक्ट करोगे ना कि म्यू के टर्म में रहेगा, क्वेश्चन वैसे नहीं आने वाला, वेलोसिटी के टर्म में आएगा आपको। तो फिर आपको म्यू निकालना है, म्यू से आईसी निकालना है, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। कर लिया ये भी? ठीक है, सबने नोट कर लो इसको। साइन ए बाई साइन आर कितना हो जाएगा, वी बी बाई वी ए हो जाएगा। म्यू के उल्टा होता है फिर वो। ओके, आगे हटा दो। चलिए, ये तो हमने कर दिया है, ये जो दिख रहा है ना, ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है। एप्लीकेशंस देखते हैं। अगला हेडिंग डालिए, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। कहां कहां एप्लीकेशन है? दो एप्लीकेशन तो हमने डिस्कस भी कर लिया, डायमंड के लिए, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, वो जो वायर होता है, केबल होता है, केबल होता है रॉन से वायर, उसके लिए होता है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। एक होता है मिराज फॉर्मेशन। नाम सुना है मिराज का? 10th में पढ़ा होगा ये तो पक्का पढ़ा होगा, मुझे, मैं कंफर्म हूं। क्या होता है मिराज? एक आजकल मिराज सिनेमा आ रहा है, वो नहीं, क्या होता है मिराज का, मिराज फॉर्मेशन? वो होती नहीं। वेरी गुड। है, डेजर्ट में होती है, यस, ठीक है। और इल्यूजन है ये बेसिकली। ऐसा कैसे होता है? ये गर्मी के दिनों में होता है, स्पेशली अगर आप हाईवेज वगैरह पे जा रहे हो, मतलब गर्म वाले इलाके में। दिल्ली में भी अगर मई जून की बात करें तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, और स्पेशली अगर लंबी रोड, एकदम सीधी रोड पे जा रहे होगे
तो आप ऐसा दिखाई देगा कि आगे चलकर ना रोड पे पानी है और अगल बगल का जो पेड़ है उसका पूरा उस पर शैडो बनेगा, इमेज बन रहा होता है। अगर कभी इस तरह का ऑब्जर्व नहीं किया तो आगे से जरूर ऑब्जर्व करना। मई जून के टाइम में तो दिल्ली में भी चलता है, यहां से खड़े हो गए तो सामने तारा अपार्टमेंट दिखेगा, वहां पे पानी है रोड पे। लेकिन यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि गाड़ियां इतनी होती है ना, फिर वो दिख नहीं होता है। हाईवे पे दिख जाता है बिकॉज रोड खाली होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है कि जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो हीट जो रेडिएट करती है अर्थ, उसके वजह से जो एयर होती है सरफेस के नजदीक, अर्थ के नजदीक, वो हीट अप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से जो लाइट आती है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन होकर के किसी का इमेज बनने के लिए, वो जो लाइट आपके आंखों तक आती है वो ऐसे आती है। मैं एक डायग्राम बना दूं, ऐसे ऐसे है ना रोड पे, ये रोड है पूरा, यहाँ पे आप खड़े हो थोड़ी दूरी पे, यहाँ पे पेड़ है, क्या है ये? पेड़ है, बड़ी लंबी सी पेड़ है इस तरह करके। अगर नॉर्मल दिनों में ये पेड़ कैसे दिखाई देगा आपको? ये डायरेक्ट ऐसे आपके पास ये लाइट पहुंच रही है, ये लाइट डायरेक्ट आपके पास पहुंच रही है, तो आपको दिखाई देता है ये पेड़ यहाँ पर है। गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है? यहां पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाने की वजह से रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है और लाइट धीरे धीरे अपने रास्ते से क्या हो जाता है? वो मुड़ जाता है, ठीक है, सीधा ना जाकर के वो ऐसे 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 करके जाएगा, आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। अब ये सीधा ना जाकर के कैसे पहुंचेगा? ऐसे करके आप तक यहाँ पे पहुंचेगा और आपको जो लगेगा वही अभी हमने देखा, ब्रेन हमारा क्या देखता है? जैसे आ रहा है लाइट उसी के नीचे होगा, तो आपके पास लाइट ऐसे जा रहा है तो आप सोचते हो ये इमेज यहाँ पे नीचे बन रहा है। इसको और अच्छे से थोड़ा सा बना दूं मैं। ये रोड है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये लाइट ऐसे ऐसे करके ऐसे जाती है और ये बिकॉज लाइट ऐसे करके आया है ऐसे जाएगा, तो इसका आप आपके पास ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे सोचते हो ये पेड़ का जो इमेज यहाँ नीचे बन रहा होता है, ठीक है, रोड पे इसका इमेज बन रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि क्या है वहां पे पानी है और इसका इमेज नीचे रोड पे बन रहा है। तो ये हमारा मिराज फॉर्मेशन, ओके, 10th में ये पढ़ाया जाता है, यहां पर इसीलिए सिर्फ नाम दे दिया गया है। किस क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाने की वजह से लाइट अब सीधे नहीं जाती है, किधर से जाती है? नीचे से। अच्छा, सीधे जाती है, थोड़ी थोड़ी जाती है, तो ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी दिखेगा, ठीक है, ऊपर भी दिखेगा नीचे भी दिखेगा, कुछ सीधा जा रहा है, कुछ लाइट इधर से भी टर्न होकर के आ रहा है, उसकी वजह से इमेज नीचे बनता है। दिस इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन, ओके। और है लूमिंग टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, प्रिज्म में भी वैसे ही होता है, लाइट जाती है और फिर अंदर अंदर ही घूमता है, तो कुछ ऐसे प्रिज्म होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स जो चमकता है, ये 5 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ नोट करो, हाँ बताता हूं मैं। मिराज फॉर्मेशन आ गया समझ में? हो गया? तो मिराज फॉर्मेशन, लूमिंग, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ठीक है, और क्या बचा आपका? ऑप्टिकल फाइबर्स, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। अच्छा, लूमिंग जो होता है ये इसी तरह का मिराज फॉर्मेशन टाइप का ही होता है, बट ये जनरली वाटर में होता है, ठीक है, वाटर में होता है। और वाटर में भी वही गर्मी के दिनों में क्या होता है, नीचे से वेपर बन करके निकलेगा पानी का, उससे फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना
कि आगे ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका जो लाइट है वो आप तक नहीं पहुंचता, कभी कभी वो दिखता ही नहीं है। एक इमेज बना देता हूं मैं उसके लिए। जैसे मान लो ये वाटर है, यहाँ पे कुछ है, मतलब बोट है, मान लो बोट बना, सही से बना दे ऐसे, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे बीच में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि ये जो यहाँ से लाइन ऑफ साइट इसको बोला जाता है, ऐसे ही ये डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे होकर के क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है अगर ये लाइट यहाँ तक नहीं पहुंची, ये नीचे इधर जाके खत्म हो गया तो दिखाई नहीं देगा। और कभी कभी क्या हो जाता है, ये इतना घूम करके ऐसे ऐसे करके आता है कि आपको ऐसा दिखाई देगा लाइट तो इधर से आ रही है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, ऊपर आसमान में, और ये जो शिप है आपको कहाँ दिखाई देगा, ऊपर आसमान में। डरावना टाइप का हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर उठ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लाइट के घूमने की वजह से होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से। इसी को लूमिंग का नाम दिया जाता है। मिराज का दूसरा भाई है ये। मिराज डेजर्ट में होता है और ये ज्यादातर किसमें होता है, वाटर में होता है। दिस इज कॉल्ड लूमिंग। प्रिज्म वैसे ही है, उसका इस तरह से बना हुआ है कि लाइट अंदर जाएगी तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, तो ऐसा मटेरियल बना दो जिसका म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्रिटिकल एंगल रिड्यूस हो जाएगा, और उससे ज्यादा एंगल पे करेंगे तो हमारा आराम से TIR हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर हमने डिस्कस करा भी, वो इंटरनेट वाला जो केबल होता है वो है। स्पार्कलिंग डायमंड्स तो डिस्कस करा है। ये 5 एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। चलिए डालिए हेडिंग। अब एक्चुअल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का तो जैसे हम लोग मिरर के बारे में देखे थे, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो जो एक स्फेयर से काट करके बनाते हैं मिरर, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर। अगर उसी स्फेयर से काट करके हम लेंस बना दे, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दे, लेंस तो बात की बात है, अगर हम क्या बना दें, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है। अब ये दो तरह का होगा सरफेस, या तो कॉनकेव होगा या फिर क्या होगा, कॉन्वेक्स। क्या होता है कॉनकेव, क्या होता है कॉन्वेक्स। जैसे इस सरफेस को बता सकते हैं क्या है, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। ये जब बाहर निकला रहता है तो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स, और जब अंदर की तरफ होता है तो क्या कहते हैं, जैसे ये क्या है, ये कॉनकेव है। जब अंदर की तरफ निकला रहता है तो कॉनकेव। केव बना रहा है ना, केव। केव क्या होता है, राजा का घर है ना, तो केव जो अंदर की तरफ है, गुफा, राइट। लायन का घर होता है, तो ये हो गया आपका क्या, कॉनकेव। और ये जो बाहर की तरफ निकला, अगर आधा आधा देखें तो ऐसे बाहर निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। तो एक स्फेरिकल अगर आप लेंगे, स्फेयर का पार्ट होता है बेसिकली, ये बाहर वाला जो पार्ट होगा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। और अंदर वाला जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव हो जाएगा। हाँ, तो देखते हैं भाई, जो कॉनकेव रेयर मीडियम से कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जैसा सरफेस रहेगा उसके हिसाब से। बताइए इसमें कौन क्या है, इधर इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है, तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव हो जाएगा। दिस इज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अभी आपका यहाँ रेयर मीडियम रखा है, इसको डेंसर मीडियम रखा है। यहाँ रेयर मीडियम मतलब रेयर का मतलब एयर है, कुछ नहीं है तो क्या है, एयर है, और ये आपका डेंसर मीडियम है। ओके, यहां तक पहले बनाऊं, उसके बाद ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना, नोट करो यहां तक। हो गया, एक सरफेस है कॉनकेव, एक सरफेस है कॉन्वेक्स। जो बाहर की तरफ निकला रहता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो अंदर की तरफ होता है कॉनकेव होता है। फिलहाल उधर रेयर मीडियम, जिधर से लाइट आएगी, ये डेंसर मीडियम है। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट होता है। तो बिकॉज
ये एक स्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक स्फेयर का पार्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये ऐसे बना देंगे तो हो जाएगा। इसका जो सेंटर होगा, तो ये बेसिकली इस पार्ट का भी सेंटर वही रहेगा। ठीक है, तो और ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग पोल। ये पोल हो गया और ये क्या हो गया? आपका सेंटर हो गया। ए एक आउटर पार्ट है और बी एक इनर पार्ट है कहीं पे। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी एक स्फेयर का पार्ट है ना? ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही इस पार्ट का भी सेंटर होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग पोल। जहां पे ये आपका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर वाला पार्ट है, या मिडिल वाला पार्ट कह सकते हो। इसका भी ये मिडिल वाला पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि वो एक स्फेयर का पार्ट है। तो सेंटर से लेके कहीं पर भी देखोगे आप, यहां से लेके यहां तो आर है ही, यहां से यहां तक भी क्या होगा? यहां से यहां तक भी क्या होगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हर जगह इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कितना होएगा? आर होगा। सिमिलरली यहां से ये हर जगह इसका वैल्यू क्या होगा? कितना के बराबर होगा? आर के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके, और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, इतना ही लिखो, डालो आर। Any question? Okay. नोट कर लिया था? नोट करो, नोट करो, इसको जरूरत नहीं है। सी आपका सेंटर हो गया, पी होगा पोल। सी पी वाली लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। पहले से पता है आप लोग को, पहले भी लिखाया था आपने, लिखा था। और सी से लेके पी तक जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। डन? चलो अब आगे चलते हैं। क्या क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? तो हम जो अभी फिलहाल क्या अज्यूम करें? जैसे मिरर में तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हाइट दे रहे थे। फिलहाल अभी जितने डेरिवेशंस होंगे शुरू में लेंस मेकर फॉर्मूला तक, हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कहां पे रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, जो भी एंगल्स बनाएंगे, बिकॉज साइज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर वेरी वेरी स्मॉल, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। जब छोटा होगा तो आप लोगों को कुछ रूल्स पता है, जैसे साइन थीटा को हम लोग किसके बराबर मान सकते हैं? थीटा के बराबर। टेन थीटा को किसके बराबर मान सकते हैं? थीटा के बराबर। कॉस थीटा, बोल दो ये भी थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? अगर साइन थीटा को थीटा के बराबर माने, टेन थीटा को थीटा के बराबर माने, तो कॉस थीटा कितने के बराबर मानेंगे? 1 होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, बिकॉज थीटा इज वेरी नियरर टू द जीरो वैल्यू ना, जीरो के पास, बहुत छोटा का मतलब जीरो के पास। तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है वहां पर, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू साइन क्या हो जाता है? साइन जीरो का वैल्यू भी क्या हो जाता है? जीरो। इसीलिए छोटा सा थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा में भी ऐसे होता है, थीटा का वैल्यू जीरो डालेंगे तो टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। लेकिन कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए जब थीटा छोटा होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना मानते हैं हम लोग? 1 मानते हैं। ओके, तो एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहां पर भी साइन थीटा टेन थीटा आएगा तो हम लोग किसने के बराबर ले लेंगे? उसको थीटा के बराबर ले लेंगे। ठीक है, और देखिए अपर्चर, याद है अपर्चर क्या होता है? मिरर में देखते थे हम लोग अपर्चर क्या होता है। तो अपर्चर जैसे वो काट करके निकालोगे, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा एक स्फेयर का। तो जब
आपने ऐसे वर्टिकल रखा तो ऊपर से नीचे तक ये वाली जो हाइट होती है अपर्चर हाइट होती है, और पूरा सरफेस को जो हम लोग बोलेंगे वो अपर्चर सरफेस बोलेंगे। ठीक है, बड़ा अपर्चर का मतलब ये इसका बड़ा साइज का मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ रेज को ये कलेक्ट करेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेज को कलेक्ट करेगा तो ज्यादा बढ़िया इमेज बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है तो इमेज पूरा नहीं बनाएगा, आधा बनाएगा, ऐसा नहीं होता। इमेज हमेशा वो पूरा बनाता है, बट छोटा रहेगा तो लाइट कम कलेक्ट करेगा, लाइट कम कलेक्ट करेगा, जो इमेज बनेगा वो बहुत ही लो क्वालिटी का बनेगा, और बहुत छोटा रखोगे तो ऐसा बनेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जो अपर्चर का साइज एज पर कॉन्वेनियंट थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन कहीं पे आपको कोई और वजह से आप उसका साइज बड़ा नहीं कर सकते तो वो अलग चीज हो सकता है, लेकिन साइज बड़ा बनाएंगे तो यही आएगा कि ज्यादा लाइट कलेक्ट होगा, ज्यादा लाइट कलेक्ट होगा तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा इमेज बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी ये जो स्पेस वाला जितना बनता है उसके लिए जो मिरर या लेंसेज बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, इतने बड़े कि घर के बराबर, एक बड़े बड़े घर के बराबर बनाए जाते हैं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा और इमेज उतना ही ज्यादा क्रिटिकल उसका अच्छे से बना सकता है। छोटे से छोटा जो क्रेटर है उसका भी इमेज बन जाता है तभी। उसके ऊपर मतलब जिस प्लैनेट का या फिर जिस सैटेलाइट का कर रहा है, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं, उसका उसके अंदर जो क्रेटर है उसका भी इमेज बन जाता है, तो पूरा का तो बनेगा ही, उसके अंदर का भी इमेज बन जाता है इसी वजह से। ओके, तो अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ द कर्व सरफेस, कहां से कहां तक, ऊपर से लेके नीचे तक ये जो कर्व सरफेस बन रहा है। और ऐसे रहेगा तो ऐसे वाला हो जाएगा ना, कॉन्वेक्स के लिए ये वाला है ऊपर से नीचे तक। ओके, साइन कन्वेंशन तो पहले से आप लोगों को पता है, सेम वही चीज करेंगे, ये वाला नहीं नोट करना है, मैं डायरेक्ट वो उससे कर दूंगा। तो ये नोट कर लो आप, अजम्पशंस नोट कर लो जरा सा। साइन कन्वेंशन वही वाला रहेगा, क्या? पोल पे हम लोग ऑरिजिन मानेंगे, फिर एक्स वाई डाल देंगे, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मैं चैन नहीं मिलता बिल्कुल। रखो फोन अंदर, तुम्हारा फोन छुड़वाना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना? बैन करवा दूं? हैं? हो गया? एक डेरिवेशन करके आज छुट्टी दे देंगे। दैट डेरिवेशन टेक सम टाइम। हो गया? तीनों पॉइंट लिखा? वो वैसे भी याद रहेगा ये तीनों पॉइंट जब हम लोग डेरिवेशंस करेंगे तो। साइन कन्वेंशन वही पुराना वाला रहेगा, याद रहेगा ना आपको? पोल पे हम ओरिजिन मानते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस। पोल से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। एक्स और वाई में जैसे होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से। नोटेड? ठीक है, ये लीजिए अब आपके सामने है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, इसके लिए डेरिवेशन करना है। एक कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे तो कैसा होगा, एक बार देख लीजिए। ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना? अभी देखा था थोड़ी देर पहले आपने, है ना? ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, बाद में एयर हम मानेंगे, फिलहाल μ1 मान लिया। अगर एयर हो जाएगा तो μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू या 1। एयर है भाई, म्यू का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 1। फिलहाल इसका नाम रखा μ1, डेंसर का रख दिया μ2, तो μ2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? μ1 होगा। देख लेते हैं पहले, ये सेंटर हो गया इसका, ये पोल हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने। और अभी हमने माना है कि ऑब्जेक्ट कैसा रखेंगे हम लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे। किस पे रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट ओ। अब इसका इमेज बनाना है हमें। ठीक है, इमेज कैसे बनता है? इमेज बनने के लिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए? इमेज बनने के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के का कम से कम कितनी रेज चाहिए? बोलो भाई, 2 चाहिए, है ना? कितने चाहिए?
दो रे चाहिए, जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। कंफर्मेशन के लिए तीसरा लाइन भी ले लो आप, है ना, चौथा पांचवा फिर जितना ले लो। तो पहले एक लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं, जब ये लाइट इधर जाएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, होगा ऐसे, कैसे, क्या रूल फॉलो करेगा यहां पर, जब ये लाइट यहां पे आकर के इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट करने के बाद रूल क्या फॉलो होता है कि पहले वहां पे आप एक नॉर्मल बनाइए, फिर जो इंसिडेंट लाइट होती है उसका फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे, और अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, ध्यान से सुनना, रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, राइट। तो नॉर्मल बताओ, किसी भी सरफेस पे एक आपका स्फेरिकल सरफेस है, उस पर नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल बनाना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा, उसके सेंटर से। तो ये जो रेडियल लाइन होती है ये हमेशा उस सरफेस पे क्या होता है, पढ़ा है ना, बेसिक है काफी, 9-10 से ही स्टार्ट हुआ होगा। स्फेयर में, सर्कल में ये जो रेडियल लाइन होता है ऑलवेज इसको क्या होता है, 90 डिग्री पे काटता है, और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते रहे होगे, दिस टेंजेंट इज पैरेलल, और रेडियल लाइन क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पर अगर हमें एक नॉर्मल बनाना है तो वो लाइन कहां से गुजरेगी, वो लाइन गुजरेगी ऐसे, सेंटर से, है ना, ऐसे, करेक्ट। और ये आया आपका इंसिडेंट रे, तो ये दिस इज द एंगल, कौन सा एंगल होगा ये, आईसी। तो उधर जो है, जो ये सामने जाता, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, तो इसीलिए कैसे गया, ऐसे गया, ओके। तो ये लाइट ऐसे चली गई, एक लाइट को सीधा भेज दिया ऐसे, ठीक है, यहां पे नॉर्मल क्या होगा, सेम ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0, तो ये सीधा ही चला जाएगा दूसरी तरफ, और जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही क्या हो जाएगा, आपका इमेज हो जाएगा। समझ आया, हाँ, ठीक है। सीधा वाला तो सीधा चला जाएगा, दूसरा वाला यहां आया, ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से इसने एंगल बनाया, ओके। अगर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो आप साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ से ये एंगल भी निकाल लोगे, ठीक है। जब ये सीधा ना जाने के बजाय, बिकॉज रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, कितना से मुड़ेगा आपको कैलकुलेट कर सकते हो अगर एग्जैक्ट निकालना है तो, बट ये इधर की तरफ मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, काटेगा। ये वाली लाइन इधर से आ रही थी, जहां काटेगा वहीं क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा, बस ये तरीका है इसको बनाने का, ओके। तो ये बन गया आपका, ये देखिए इसका नॉर्मल है, ये लाइट सीधे जाती है तो ऐसा होता, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ये एक परपेंडिकुलर डाला है फिलहाल नीचे वाले लाइन पे, ठीक है। चलिए यहां तक बनाइए इसको अच्छे से, हाँ हाँ, नीचे से एग्जैक्ट नीचे से ही भेज सकते थे, यस, बट हमें ऊपर का ज्यादा अच्छा से दिखता है कंपेयर टू नीचे, है ना, तो इसलिए बेटर टू टेक सेम मिरर इमेज। नीचे से हो सकता था, सेम मिरर इमेज आपका कहां से हो सकता था, नीचे से ऐसे ऐसे करके जाता, बट जब हम ऊपर बना सकते हैं तो नीचे क्यों बनाए, है ना, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और रियल लाइट जाकर के आपस में मिल रहा है, इमेज जो बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, है ना। जब जहां पे रियल लाइट नहीं जाकर के मिलता है तो फिर हम उसको अपीयर कराते हैं ना, पीछे ट्रेस करके, तब उस केस में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। अभी यहां फिलहाल एक्चुअल रेज जाकर के आपस में मिल रही हैं। कंफर्मेशन के लिए आप नीचे से एक रे ले सकते हैं, और ऑलवेज आई सजेस्ट, जब भी आपका ये सब चैप्टर चले तो अभी आप अगले क्लास से इसमें पेंसिल और स्केल ये सब लेके आइएगा, कम से कम पेंसिल स्केल जरूर लीजिएगा, ताकि आपके रेज जो है वो स्ट्रेट जाए।
हो गया? डन। अब ये इंसिडेंट रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल अल्फा, ले लिया अभी हमने। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और एक बनाएगा ये जो नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है गामा। तो ये तीन एंगल डाल दीजिए, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा इंसिडेंट रे बना रहा है, बीटा रिफ्रैक्टेड रे बना रहा है, और गामा जो है नॉर्मल बना रहा है। तीनों किसके साथ बना रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहे हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं अब थोड़ा सा। ओके, 10 मिनट लगेगा। ये तो रेडियल है, आपको पता है पहले से, है ना। एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। यहां से यहां तक u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सबको पता है। v क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। ये मत लिखना u v r, अभी आप मत लिखो, बाद में आप डायरेक्ट नोट कर लेना, क्योंकि इतना तो पता है, बट आपको दिखाने के लिए हमने डाला। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। और ये किसके बराबर है? r के बराबर है। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए अब हम जरा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैथमेटिक्स क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ओ ए सी। कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल ओ ए सी। एक रूल होता है ट्रायंगल में, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू आउटर एंगल। पढ़ा है ये मैथ्स में 10th में, ठीक है। तो इसमें देखिए अल्फा और गामा जो है ये क्या है? इसके इंटरनल एंगल्स। तो इसके ऑपोजिट वाले का आउटर एंगल होता है। सो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए यहाँ पे, लिख लेना ट्रायंगल ओ ए सी में आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अगर किसी को याद नहीं रहे तो साइड में लिख लेना ट्रायंगल रूल से। क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आउटर एंगल। हो गया? आई इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। दूसरा एक और ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ट्रायंगल सी ए आई। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल सी ए आई। ट्रायंगल सी ए आई, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही क्या करना है? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू आउटर एंगल। बीटा प्लस आर क्या है? बीटा और आर क्या है? इंटरनल है, और उसके सामने वाले का एक्सटर्नल क्या है? गामा। सो गामा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर प्लस बीटा। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। नोट कर लीजिए। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल सी ए आई। सी ए आई, आर और बीटा इंटरनल एंगल है, और गामा क्या हो जाएगा उसका? आउटर एंगल। तो गामा विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा। कोई दिक्कत? ओके। अब हम यहां से आर निकाल लेंगे। आर और आई के बीच में तब हम रिलेशन लगा सकते हैं ना, स्नेल्स लॉ लगा करके। तो आर विल बी इक्वल टू कितना हो गया? गामा माइनस बीटा। अब हमारे पास इंसिडेंस एंगल का भी आ गया और रिफ्रैक्टिंग एंगल का भी आ गया। अच्छा, स्नेल्स लॉ जैसे भी हम अप्लाई करेंगे तो फिर इनके बीच का रूल्स भी निकालेंगे। तो उससे पहले हम जरा सा ये अल्फा बीटा गामा का कुछ वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लें, बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करने में आसान रहेगा। ओके, tan अल्फा लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए एम। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ओ ए एम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर उसमें tan थीटा लेते हैं तो क्या होता है? P बाई बी, राइट। सो tan अल्फा इज इक्वल टू P कितना हो जाएगा? ए एम। बी हो जाएगा ओ से लेके एम तक। कोई दिक्कत यहाँ पे? नोट कीजिए, एक एक करके नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। जहां पे दिक्कत होगा ऐसे, है ना, कि सर बता दो कैसे हुआ ये। बहुत बेसिक सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सिमिलरली हम बीटा गामा सब निकाल लेंगे वैसे ही। tan अल्फा कितना हो गया? ए एम कहिए या एम ए बाई क्या? एमओ। उसी तरह से tan, अभी हमने एक चीज और बताया था कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा को क्या ले सकते हैं हम? अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बीटा गामा के लिए भी निकाल लेते हैं। लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। tan बीटा क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में? ऐसे वाले में P बाई क्या हो जाएगा? B। गामा क्या हो जाएगा? P बाई
बी, है ना, नोट कीजिए तीनों देख देख करके, टेक योर टाइम, 5 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा लेकिन सोचो समझो। हाँ 10, चलो लिख देते हैं फिर, तो नहीं मानोगे ऐसे तो। कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग, बीटा वाला, तो हो जाएगा MAI, ट्रायंगल MAI जिसमें राइट एंगल बनता है। 10 गामा क्या हो जाएगा, MAC, ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, MAC। सब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan थीटा हो जाता है B/P होता है ना, सॉरी P/B। सब में AM कॉमन आएगा ना, सब में ये हाइट पे है। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल है। अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल, बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल, और गामा के लिए ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, पक्का। कहां तक लिखा, गामा तक, और उसका वैल्यू भी लिखो, गामा इज इक्वल टू, एक और लिखना ना साइड में। तो अल्फा बीटा गामा सारा का आ गया ना, ठीक है। चलिए अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग आई और आर के बीच में, फिर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा रिलेशन। तो स्नेल्स लॉ सबको पता है, स्नेल्स लॉ क्या हो जाए, कहां पे लगेगा ये बताओ, स्नेल्स लॉ कहां पे लगेगा, जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उसी पॉइंट पर होगा ना, जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वहीं पे होएगा। कहां पर, इस वाले पॉइंट पर, है ना, इस वाले पॉइंट पर। साइन आई बाई क्या, साइन आर इज इक्वल टू, अब बताना μ1/μ2 की μ2/μ1, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, रोशनी बताना बेटा आपको, साइन आई बाई साइन आर μ1/μ2 की μ2/μ1, क्या अंशिता आवाज नहीं आ रहा क्या, पक्का कितना होगा, उल्टा होता है ऑफ कोर्स, साइन आई इधर है, साइन आर इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, μ2/μ1 हो जाएगा, वो अप्लाई करेंगे हम। चलिए करते हैं, गुड, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2/μ1 आ गया। अब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आई बाई आर कर देंगे हम उसको, है ना, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आई बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2/μ1 हो जाएगा। अब आई और आर का वैल्यू ऊपर से लाके यहां पे पुट कर देंगे। आई इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस गामा, और आर कितना, गामा प्लस गामा माइनस बीटा। फिलहाल इतना कर देते हैं। हाँ तुम लोगों के लिए ज्यादा यहां तक लिख लो, μ1i μ2r, फिर करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है यहां तक, नहीं आ रहा, चलिए अब हम क्या करेंगे, आई और आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखते हैं हम μ1i, आई की जगह पर कितना, आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2, क्या है, μ2 आर का वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू जरा सा, μ1 अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आया है, MA/MO, MA/MO प्लस गामा का वैल्यू कितना आया, MA/MC, MA/MC बंद, μ2 गामा का वैल्यू सेम वही MA/ माइनस बीटा कितना है, MA/MI। कुछ कॉमन दिख रहा है यहां पे, यहां से वहां तक में, ऊपर में क्या आ रहा है, पूरे यहां से वहां तक MA, उधर से कॉमन लोगे, इधर से कॉमन लोगे, MA निकल के खत्म। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, मैं यहां करता हूं, बचेगा, और ठीक है पहले एक बार इसे का μ1 1/MO, MO था ना, हाँ,
प्लस 1/mc, यहां हो जाएगा μ2 1/mc, तो ऊपर जा भाई, माइनस 1/mi। इसको ना तोड़ देते हैं, सबके साथ अलग अलग कर देते हैं। μ1/mo प्लस μ1/mc, ये लोग अपने से कर सकते हो आप, ये सारे μ2/mc माइनस μ2/mi, ठीक है। तो ये mc वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं और उसको इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा कितना, μ1/mo माइनस से ये हो जाएगा प्लस μ2/mi विल बी इक्वल टू μ2/mc माइनस μ1/mc। यहां पे 1/mc कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा μ2 माइनस μ1, शायद कर सकते हो, मेरे पास जगह कम है, ये वाला स्टेप हो जाएगा यहां पे, और छोटा लिख देता हूं, 1/mc कॉमन ले लिया तो बचेगा μ2 माइनस μ1 राइट साइड, ठीक है। यहां तक चलो कर लो, बस करीब करीब पहुंचने वाले हैं। देखो ना कहीं कुछ निकलता हो, सोचो 1/mc कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1 बचेगा, होगा कि नहीं, नीचे तो सेम है, तो 1/mc कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1, ठीक है। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। व्हाट इज mo, m को आप अप्रोक्सीमेटली, बहुत छोटा है तो m को कहां मान सकते हो आप, p पे मान सकते हो, तो p से लेके o तक कौन सी दूरी है, सारे m को ना p में कन्वर्ट कर लो, एक और स्टेप कर लो, सारे m को किस में कन्वर्ट कर लो, p को, ठीक है। तो ये μ1/mp प्लस μ2 मैंने गड़बड़ कर दिया, ये हो जाएगा po, है ना, m को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, m को बोलना है p, तो ये हो जाएगा po प्लस μ2/pi इज इक्वल टू 1/pc μ2 माइनस μ1। m को किससे कन्वर्ट कर देना है, p से। बोथ आर वेरी नियर टू ईच अदर, साइज छोटा है, बहुत पास में रहेगा, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर वो कोइंसाइड करेगा, तो इसीलिए हम m को क्या बोल देंगे, p बोल देंगे। हो गया हमारा, बस पुट करें वैल्यू, अब नोट कर लिया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, दिस डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इसका है और एक लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, इसमें एक ही करेंगे, इसी के बेस पर बाकी सारे निकाल लेंगे। दूसरा वाला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस चैप्टर का। चलिए पुट करते हैं हम वैल्यू, μ1/po क्या है बताओ, po क्या है आपका u है, लेकिन किधर है, लेफ्ट साइड है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे इसके mo से, मतलब po से u से po, ऑलवेज एवरी टाइम अपने साइन के साथ आएगा वो, जितनी बार भी आप चेंज करते रहोगे हर बारी वो क्या आएगा, अपने साइन के साथ आएगा। जैसे अभी आप po की जगह पर क्या पुट कर रहे हो, u लेफ्ट साइड है, क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसको लिखेंगे हम लोग माइनस u, फिर क्या हो गया प्लस μ2/pi, बताइए क्या हो जाएगा, v प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/pc r, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तो सोचो जब ये वाला होगा, कॉनकेव वाला होगा, उसका c किधर होता है, इधर, और उस केस में क्या हो जाएगा, ये
नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल हमारे केस में इधर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/r, और अंदर क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 निकल गया। और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, माइनस वाले को अंदर कर देते हैं। μ2/v μ1/u इज इक्वल टू 1/r ऑफ μ2 माइनस μ1, बस यही आ गया। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। फाइनली क्या आ गया आपका, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है। अब अगेन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जब इमेज v का डालोगे तो वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। u का वैल्यू वापस से जब पुट करोगे वो नेगेटिव होता है तो फिर से वो किसमें पुट करोगे, नेगेटिव में। एवरी टाइम जब भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत होती है तो हमेशा अपने साइन के साथ आएगा। आप उसको बार बार जितनी बार भी चेंज करते हो, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल पुट करोगे तो u का वैल्यू नेगेटिव में आएगा न्यूमेरिकल में, -10 या 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो फिर वापस उसको माइनस में ही रखोगे आप, तो ऐसे रहता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए सांस ले लीजिए राहत का। अब छुट्टी।